हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में आपने सीखा कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। हमने देखा था कि जब एक परमाणु अपना अष्टक पूरा करना चाहता है तो वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या तो ले लेता है दूसरे परमाणु से या किसी दूसरे परमाणु को दे देता है, लेकिन वो किसको लेगा या किसको देगा ये निर्भर करता है कि दूसरे परमाणु को भी इलेक्ट्रॉन की या तो आवश्यकता होनी चाहिए या वो भी छोड़ना चाहता हो अष्टक पूरा करने के लिए। सिंपल सी बात है कि अगर एक दो परमाणु हैं, एक जो है उसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक या दो इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं, मतलब ज़्यादा हैं उसके पास अष्टक से, और दूसरे के पास अष्टक से एक या दो इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो दोनों परमाणु क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा करने से दोनों का फ़ायदा है, दोनों का अष्टक पूरा हो रहा है, और हम जानते हैं कि अष्टक पूरा होने से जो परमाणु है उनमें स्थिरता आती है। ठीक है, वो जो उत्कृष्ट गैसें हैं उनकी तरह से बन जाते हैं और वो किसी के साथ जल्दी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, वो स्थिर हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। और जब वो परमाणु एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं तो ऐसा करने से उनके ऊपर आवेश आ जाते हैं। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए उस पर धन आवेश आ जाता है और वो बन जाता है धन आयन। और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई और इसलिए उस पर ऋण आवेश आ जाता है और वो बन जाता है ऋण आयन। अब ये जो दो आयन बने विपरीत आवेश के, धन आयन और ऋण आयन, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ, और ये आकर्षण बल इतना मजबूत होता है आयनों के बीच में, विपरीत आवेश के आयनों के बीच में, कि वो इन दोनों को परस्पर आपस में बांध कर रखता है। और ये जो उनके बीच में बंधन बनता है, उनके विपरीत आवेशों के कारण दो आयनों में जो बंधन बनता है उसको आयनिक आबंध कहते हैं। ठीक है, तो आयनिक आबंध कैसे बना? आयनिक आबंध बना दो परमाणुओं के, दो या दो से ज़्यादा परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। यहाँ मैंने दो या दो से ज़्यादा बोला है क्योंकि मैंने आपको जब हमने आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं ये सीखा था तो मैंने आपको मैग्नीशियम क्लोराइड का भी एक उदाहरण बताया था। आप ये देखो, ये है मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पर 3 परमाणु हैं, 2 क्लोरीन के और 1 मैग्नीशियम का, इसलिए मैंने कहा 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। तो ये एक आयनिक यौगिक बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ठीक है, तो इनके बीच में जो आबंध है, जो इनको जोड़ कर रख रहा है, इस मैग्नीशियम को इस क्लोरीन से और इसको इस क्लोरीन से, वो है आयनिक आबंध। और आयनिक आबंध जिन यौगिकों के बीच में होता है उनको आयनिक यौगिक कहते हैं। अब हम देखेंगे कि आयनिक यौगिकों के क्या गुणधर्म होते हैं, मतलब कि उनकी प्रकृति कैसी होती है और उनका व्यवहार कैसा होता है। तो इसके पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे आयनिक यौगिक देखते हैं, क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। जिन भी वस्तुओं का हम इस्तेमाल करते हैं वो सभी रासायनिक पदार्थ होते हैं या उनसे बने हुए होते हैं। ठीक है, तो उनमें से काफ़ी सारे आयनिक यौगिक होते हैं। तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है साधारण नमक। साधारण नमक मतलब सोडियम क्लोराइड, इसको सब जानते हो आप। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक है। ठीक है, साधारण नमक इसको क्यों कह रहे हैं? एक्चुअल में नमक जो है ना, हम सिर्फ इसी को नहीं कहते हैं, नमक हम सिर्फ इसको नहीं कहते हैं, और या हम ये कहें कि ये एक लवण है। लवण का मतलब भी नमक होता है एक तरह से। ठीक है, तो ये एक लवण है, बहुत सारे लवण होते हैं, बहुत सारे लवण होते हैं। उनमें से ये जो लवण है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप जानते ही हो कि हर इंसान के घर में ये मिलेगा, हर कोई इसको यूज़ करता है सोडियम क्लोराइड को, क्योंकि नमक है ये, इसको हम खाते हैं, अपने खाने में डालते हैं, इसलिए इसको साधारण नमक कहते हैं। साधारण लोगों के पास भी ये पाया जाता है, सब लोगों के पास, मतलब आम जनता, आम इंसान कोई भी है, सबके पास ये पाया जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला लवण है, इसलिए इसको साधारण नमक भी कह सकते हैं, इसलिए शायद इसका नाम दिया गया हो साधारण नमक। ठीक है, तो ये साधारण नमक जो है ये एक आयनिक यौगिक है। इसके अलावा बहुत सारे आयनिक यौगिक होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम
क्लोराइड जो अभी मैंने आपको बताया, ये भी एक आयनिक यौगिक है। या मैं कहूँ बैरियम क्लोराइड, ये भी एक आयनिक यौगिक है। पोटेशियम आयोडाइड, ये भी एक आयनिक यौगिक है। तो जो आयनिक यौगिक है ना, उनमें खास चीज़ क्या है कि आयनिक यौगिक जो भी धातुएं हैं ना, धातुएं सभी आयनिक यौगिक बनाती हैं। ठीक है, धातुओं के जो भी यौगिक होंगे वो आयनिक यौगिक होते हैं। तो ये आयनिक यौगिक है, ये भी आयनिक यौगिक है पूरा, इस पूरे को यौगिक कहेंगे। इसमें ये धातु है, पोटेशियम धातु है, आयोडीन अधातु है, बेरिलियम धातु है, क्लोरीन अधातु है। ऐसे ये भी धातु और ये अधातु। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी आयनिक यौगिक हैं। तो क्योंकि अगर हम आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें कम से कम 2-4 आयनिक यौगिकों के नाम और उनके उदाहरण तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, और कोई कम से कम कोई एक तो ऐसा होना चाहिए ना जिसको हम जानते हों, जिसे हमने देखा हुआ हो। तो आपने इनको तो नहीं देखा हुआ होगा, बैरियम क्लोराइड को भी नहीं देखा होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड भी नहीं देखा होगा, पोटेशियम आयोडाइड भी नहीं देखा होगा। लेकिन हमने जो यौगिक आयनिक यौगिक देखा है वो है सोडियम क्लोराइड। और ये कैसा होता है, आप इसको देखते हुए कैसा होता है, ये ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, और कठोर भी होता है। ठोस अवस्था में होता है और कठोर। आप इसको हाथ में लो तो ये सख्त सा ही लगता है ना, ये तो नहीं है कि मुलायम सा है, मतलब सॉफ्ट सा है बहुत ही, या दब जाता है आराम से, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो ये जो है कठोर होता है और ठोस अवस्था में होता है। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें कि अगर आप इसके ऊपर नमक फैला दो अगर आप, या आप नमक के बड़े टुकड़े ले लो। ठीक है, नमक बड़े टुकड़ों में सेंधा नमक वगैरह आता है ना, काला नमक, ये दूसरे नमक होते हैं। वैसे साधारण नमक जो है हम यूज़ करते हैं घर में, उसमें कई सारे जो नमक हम घर में यूज़ करते हैं, साधारण नमक नहीं, सॉरी, जो नमक हम घर में यूज़ करते हैं पैकेट वाला, उसमें तो कई सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं। ठीक है, लेकिन जो सेंधा नमक होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। तो अगर सेंधा नमक के बड़े बड़े टुकड़े आते हैं, अगर आप उसको किसी चीज़ से मारोगे ना, उसके ऊपर किसी छोटी सी हथौड़ी से या किसी भी भारी बर्तन उसके ऊपर आप रख के दबा दोगे तो वो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो क्रश हो जाता है, चूर्ण बन जाता है उसका, है ना। तो इसकी जो आयनिक यौगिक हैं उनकी मैं आपको गुणधर्म बता रही हूँ। उनके एक गुण मैंने आपको बताया कि ये ठोस होते हैं, दूसरा ये कठोर होते हैं, तीसरा ये भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब है जो आसानी से टूट जाते हैं। कठोर का मतलब ये नहीं होता कि वो टूटेगा नहीं। कठोर का मतलब ये है कि उसको आप हाथ लगाते तो वो आपको सख्त लग रहा है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो टूटेगा भी नहीं, टूट तो सकता है। ठीक है, कठोर वस्तुएं, कांच है, कांच कठोर होता है, लेकिन आप उसके ऊपर कोई भारी चीज़ मारो वो टूट जाता है, वो भंगुर है। ऐसे ही जो आयनिक यौगिक हैं उनके गुणधर्म हम ये पढ़ते हैं। पहला गुण आप इसका आयनिक यौगिक का देखो, भौतिक प्रकृति। धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। यही मैंने आपको बताया है कि ये ठोस होते हैं और कठोर होते हैं। क्यों होते हैं, इनका जो कारण है वो यही है, धन और ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण। विपरीत आवेश के आयन से बने हैं ये, इसलिए इनके बीच में बहुत मजबूत आकर्षण होगा, इसलिए ये ठोस होंगे और कठोर होंगे। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक है, तो एक इसमें क्रियाकलाप भी बताया हुआ है, वो क्रियाकलाप आप घर पे कर सकते हो बड़ी आसानी से। उसके लिए देखो, ये विज्ञान की प्रयोगशाला से सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड या कोई दूसरा आयनिक यौगिक लेकर हमें ये प्रयोग करना है, क्रियाकलाप करना है। तो सबसे पहले हमने देखना है इन लवणों की भौतिक अवस्था क्या है। ये जो क्रियाकलाप है ना, इससे आपको आयनिक यौगिकों के लगभग सारे गुणधर्म बता देंगे ये, इसी से ही। इन लवणों की भौतिक अवस्था ठोस होती है। धातु के स्पैचुला पर, मतलब आपने घर पे भी कर सकते हो इस चीज़ को, जो ये वाला जो पॉइंट मैं बता रही हूँ, आपने एक चम्मच लेना है, चम्मच में थोड़ा सा नमक डाल देना है। ठीक है, आप उस सेंधा नमक भी ले सकते हो या जो घर में यूज़ करते हो आप पैकेट वाला नमक, वो भी ले सकते हो। आपने थोड़ा सा वो लेना है चम्मच में, और उसको बहुत ही धीमी आंच पे आपने बिल्कुल आंच के बिल्कुल बीच में कर देना है, इस तरह से कि जो आंच है ना वो सिर्फ चम्मच को ना लगे, वो नमक को भी लगे। तो आप देखोगे कि जब वो नमक जलेगा आग में तो उसमें से पीले रंग की ज्वाला निकलेगी।
ठीक है, उसमें से ज्वाला वैसे जो नॉर्मली जो गैस की आग होती है वो नीले रंग की होती है, लेकिन जब आप या इस सिंपल एक चुटकी लेकर ना वो भी गिरा सकते हो नमक की आग में, बिल्कुल थोड़ा सा नमक लेकर आग में गिराओगे तो जैसे आप गिराओगे जहाँ जहाँ नमक गिरा वहाँ वहाँ पर जो ज्वाला है वो पीले रंग की हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रयोग जो है, ये क्रियाकलाप जो है वैसा ही है कि धातु के स्पैचुला पर, यानी कि चम्मच जैसा होता है ये, उसमें थोड़ी मात्रा में नमूने को लीजिए, मतलब नमूने मतलब ये इनका थोड़ा थोड़ा लेना है आपने इनको, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड या बेरियम क्लोराइड, और इसको ज्वाला पर गर्म कीजिए। ठीक है, सभी को बारी बारी से आपने ऐसे करना है और फिर आपने देखना है कि क्या इनके जलने पर कोई रंग आता है ज्वाला में और क्या ये पिघलते हैं। तो पिघलेंगे तो नहीं ये जल्दी से, ठीक है, आप देखोगे कि ये पिघलेंगे नहीं जल्दी से, हो सकता है काला हो जाए जलने के बाद लेकिन पिघलेगा नहीं, और रंग भी आएगा उसके अंदर। ठीक है, अब जो है हमने क्या करना है, जो हमने ये तीनों लिए हैं ना, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम क्लोराइड, और अगर आपने कोई और भी लिया है तो परख नलियाँ लेकर उनमें थोड़ा थोड़ा जल डाल देना है सभी परख नलियों में, और उन जल वाली परख नलियों में थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड डालना है, दूसरी में थोड़ा सा पोटेशियम आयोडाइड, तीसरी में बेरियम आयोडाइड, और फिर आपने इनको उसको हिलाना है थोड़ा सा ताकि ये घुल जाए। तो आप देखोगे कि ये घुल जाते हैं, उसमें नमक भी घुल जाता है जल में, है ना, तो वैसे ही ये सभी घुल जाएंगे। लेकिन ये पेट्रोलियम या हम कहेंगे पेट्रोल या केरोसिन में नहीं घुलते हैं। कई पदार्थ ऐसे होते हैं, आप सोचोगे कि हमने केरोसिन में क्यों घोलना है इनको, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, या पेट्रोल में क्यों घोलना है, क्योंकि ज़्यादातर हम कोई भी चीज़ घोलते हैं, हम किस में घोलते हैं, जल में। लेकिन आप नहीं जानते कि बहुत सारे रासायनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं, लेकिन वो पेट्रोल में या मिट्टी के तेल में या और भी ऐसे कई रासायनिक पदार्थ होते हैं, विलयन होते हैं जिसमें वो घुल जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमें रासायनिक अभिक्रिया करवानी होती है ना जब किसी पदार्थ की, तो वो ठोस अवस्था में रासायनिक अभिक्रिया जल्दी से नहीं होती है, इसलिए उनका घोल बनाना पड़ता है। अगर जल में घोल नहीं बन रहा, जल में वो घुलते ही नहीं है तो घोल नहीं बनेगा, इसलिए किसी दूसरी चीज़ में घोल बनाना पड़ेगा। तो उस टाइम पर हमें जल के अलावा कोई दूसरा विलायक लेना पड़ता है। तो पेट्रोल और केरोसिन को भी विलायक के रूप में लिया जा सकता है। ठीक है, तो जो ये हमने आयनिक यौगिक लिए हैं थोड़े थोड़े, ये सभी जल में तो घुल जाएंगे लेकिन पेट्रोल या केरोसिन में नहीं घुलेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमने कई क्रियाकलाप कर लिए। इन क्रियाकलापों से हमें क्या पता चला, इन पॉइंट्स जो अब तक हमने पढ़े हैं उनसे हमें पता चला कि ये जो यौगिक हैं ये ठोस होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, और जो मैंने आपको वैसे ही बता दिया था, यहाँ पर नहीं किया है लेकिन मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि ये भंगुर होते हैं, थोड़ा सा दाब डालने पर ये टूट जाते हैं। नेक्स्ट, कि जब इनको आग में जलाया जाता है तो ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं ये। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो सोडियम क्लोराइड है उसमें सोडियम है ना, सोडियम के कारण उसमें पीला रंग आता है। सोडियम है तो सोडियम क्लोराइड, लेकिन सोडियम के कारण उसमें पीला रंग आ जाता है, सोडियम क्लोराइड के कारण। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग अगर आप लेते हो सोडियम के ही अलग अलग आप आयन अलग अलग यौगिक लेते हो, आयनिक यौगिक, तो दूसरा रंग भी आ सकता है। ऐसे अगर एक लिथियम भी होता है, अगर हम लिथियम का लेते हैं ना तो इसका पिंक कलर आता है। जैसे मान लो मैंने लिथियम क्लोराइड ले लिया तो उसका पिंक कलर आएगा। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड ले लिया तो उसका जो है नहीं लिथियम का सॉरी पिंक नहीं आएगा, पोटेशियम क्लोराइड का पिंक कलर आएगा। और ऐसे ही और भी होते हैं, जैसे कि सीजियम क्लोराइड है, इसका जो कलर है वो बैंगनी रंग आता है। ठीक है, तो ये अलग अलग रंग, ये सभी आयनिक यौगिक हैं, ये ज्वाला में अलग अलग रंग प्रदान करते हैं। उसके बाद हमने एक ये भी सीखा कि ये जल में तो घुल जाते हैं लेकिन पेट्रोल या केरोसिन में नहीं घुलते हैं। अब हम अगला क्रियाकलाप देख रहे हैं। इसमें आपने क्या करना है, एक बीकर लेना है, जैसे ये बीकर दिखाया है, इसमें आपने पानी डालना है। पानी भरना नहीं है, इसको आधा जल से भर लेना है, उसमें नमक डाल देना आपने काफ़ी सारा और उसको घोल लेना है। ठीक है, आपने यानी कि नमक का विलयन ले लेना है बीकर के अंदर। और कॉपर की ना 2 तारें ले लो आप,
ठीक है, कॉपर की 2 तारों के टुकड़े ले लो और क्या करना है कि उनके एक एक सिरे को आप 3 टुकड़े ले लो। वैसे 3 टुकड़े लेंगे हम इसमें, आप देखो इसमें चित्र में, इसके हमने 3 टुकड़े लेने हैं। ठीक है, एक टुकड़ा जो है आपने अभी बीच में नहीं डालना, एक टुकड़ा आप डाल दो, या तो बीच में डाल देना है, एक टुकड़ा यहाँ से बीच में डाल देना तार का। ठीक है, ये इन्होंने ग्रेफाइट छड़ ली है तो आप तार से भी कर सकते हो सीधा। आपने तार के 2 टुकड़े इसमें डाल देने हैं और ये वाला टुकड़ा जो है इसका, ये जोड़ देना है एक बल्ब से, जो एलईडी बल्ब होते हैं उससे। ठीक है, और इसका ये टुकड़ा जोड़ देना है एक सेल से। अब आपको पता है कि सेल तो ऐसा होता है ना, तो अगर ये वाला हिस्सा सेल का हमने जोड़ा इस तार से, तो ये वाला हिस्सा जो है हमने इसको बल्ब से लगा देना है। बल्ब में भी 2 पॉइंट होते हैं ना, तो एक पॉइंट से ये वाली तार और एक पॉइंट जो है वो सेल से जुड़ा, एक पॉइंट सेल से जोड़ देना इस तार से। तो जैसे ही आप इसको यहाँ से जोड़ोगे ये बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। एक बार दोबारा से मैं आपको बताती हूँ सिंपली। इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने एक बीकर में नमक का घोल लेना है और तार के 3 टुकड़े लेने हैं। एक टुकड़ा जो है आपने यहाँ इधर डालना है, थोड़ा दोनों को अलग अलग थोड़ा दूर करके, दूसरा टुकड़ा यहाँ से डालना है। ठीक है, इस टुकड़े को आपने बल्ब से जोड़ना है। बल्ब का एक पॉइंट आपने इस तार से जोड़ दिया और जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरी तार से जोड़ दिया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट था इसको आपने एक सेल से जोड़ दिया और सेल का दूसरा पॉइंट इस तार से जोड़ दिया। ठीक है, जैसे ही आपने ये सारे जोड़ पूरे किए, सभी जोड़ लगा दिए आपने, जब तक ये जोड़ पूरे नहीं लगेंगे ना सब, तब तक बल्ब में कोई लाइट नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आपने ये जोड़ लगाया, बल्ब जो है वो जलना शुरू हो जाता है। छोटा बल्ब लेना है एलईडी वाला, ठीक है, या जो दिवाली की लाइट्स होती हैं वो बल्ब आपने लेना है, तो ये बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप ये जोड़ हटाओगे तो बल्ब बुझ जाएगा, फिर से लगाओगे तो फिर से बल्ब जल जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो विद्युत धारा है सेल से, सेल होता है, सेल जो है वो बिजली देता है, विद्युत देता है। तो जो ये विलयन है सोडियम क्लोराइड का, ये सोडियम क्लोराइड का विलयन अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। यहाँ से विद्युत धारा आई सेल से, ये इधर तार से होती हुई यहाँ गई और फिर आई इसमें, और यहाँ से होती हुई इस तार में चली गई, और इस तरह से ये लगातार जो है घूमती रहेगी विद्युत धारा। इस तरह से ये सेल से इसमें आई, फिर अगर जो सोडियम क्लोराइड का विलयन है ये विद्युत को अपने में से प्रवाहित नहीं होने देता, तो ये विद्युत धारा यहीं पर ही ख़त्म हो जाती, रुक जाती। लेकिन क्योंकि ये अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने देता है, इसलिए यहाँ से इस तार से आने पर विद्युत धारा विलयन में से दोबारा से जाती है, इस तार में आ जाती है और इस तार से होती हुई बल्ब के पास पहुँच जाती है और बल्ब जो है वो जल जाता है। अगर आपने बाहर से कोई भी जोड़ खुला छोड़ दिया तो ये बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, इसके लिए परिपथ जो है वो पूरी तरह से बंद होना चाहिए, सभी जोड़ लगे होने चाहिए। इसको भी आप घर पे करके देख सकते हो। एक प्लास्टिक का मग लेकर उसमें आप पानी डालो, नमक का घोल डालो, ठीक है, और इस तरह से आप तारों से इसको जोड़कर ध्यान से करना है इसको। ठीक है, चाहे हम एक ही सेल लेंगे लेकिन फिर भी करंट आ सकता है, हल्का सा भी करंट नहीं आना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको सावधानी से करें। ठीक है, तो इससे क्या पता चला हमें कि जो आयनिक यौगिक होते हैं ये विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके जो गुणधर्म हैं उनको अब हम ध्यान से पढ़ते हैं दोबारा से। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया था, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमने अभी क्रियाकलाप किया, मैंने उसमें आपको बताया था कि जब हम एक चम्मच में या धातु के स्पैचुला में आयनिक यौगिक लेकर उसको आग पर जलाते हैं तो उसमें आग में रंग तो आएगा, ज्वाला का रंग तो आएगा, लेकिन ये नमक पिघलेगा नहीं। इसका मतलब है इसके गलनांक बहुत उच्च होते हैं, यानी कि ये बहुत हाई टेम्परेचर पर, बहुत अधिक तापमान पर ये पिघलते हैं, जल्दी से पिघलते
नहीं है ये। और ऐसे ही इसके क्वथनांक भी। गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं आप ये जानते होंगे। चलो, गलनांक जो है वो तापमान है जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलता है, ठीक है। और क्वथनांक वो तापमान है जिस पर कोई द्रव जो है वो उबलता है, ठीक है। तो पहले जो आयनिक यौगिक हैं वो पहले पिघलेंगे और फिर वो उबलेंगे, लेकिन इनके दोनों ही जो तापमान है, चाहे वो गलनांक है चाहे वो क्वथनांक है, बहुत हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। जल्दी से ये गलते भी नहीं हैं और जल्दी से ये उबलते भी नहीं हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि इनके जो धन और ऋण आयन हैं उनके बीच में मजबूत आकर्षण बल। इनके लगभग सभी जो गुण हैं उनका एक ही कारण है, लगभग सभी गुण इसी कारण से होते हैं, धन और ऋण आयनों के बीच में मजबूत आकर्षण बल। तो जो भौतिक प्रकृति है, ठोस, कठोर, भंग, ये भी धन और ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण है। और जो उच्च गलनांक है और क्वथनांक है वो भी इसी के कारण है, ठीक है। उसके बाद है घुलनशीलता। तो मैंने आपको ये बता दिया अभी प्रयोग में, क्रियाकलाप में जो आ रहा था कि ये जो है ज़्यादातर जल में घुल जाते हैं, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। अविलेय मतलब अघुलनशील होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत चालकता। किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। अब हमने ये तो देख लिया कि जो आयनिक यौगिक हैं वो विद्युत का चालन करते हैं, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, लेकिन क्यों हो जाती है? तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि कोई भी पदार्थ विद्युत की का चालन कर सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर गतिशील आवेशित कण होने चाहिए। उसके अंदर गतिशील, दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो गतिशील, या हम कहें कि एक चीज़ ज़रूरी क्या है कि आवेशित कण होने चाहिए। आवेशित कण जैसे हमारे जो आयनिक यौगिक हैं, सोडियम क्लोराइड है, उसमें आवेशित कण है, जैसे वो आयनों से बना है ना, सोडियम क्लोराइड भी है और कैल्शियम और सोडियम आयन भी है और क्लोराइड आयन भी है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि चालन के लिए, विद्युत के चालन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि उस पदार्थ के अंदर गतिशील आवेशित कण होने चाहिए। तो आवेशित कण तो हैं, अब ये गतिशील हैं या नहीं है? अगर आप सोडियम क्लोराइड को ठोस अवस्था में ले लेते, जैसा कि नमक हमारे घर में रखा होता है, अगर आप वैसे लेकर उसमें तारे लगाओगे ना तो बल्ब ऑन नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पर ठोस अवस्था में जो इसके आयन है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ये दोनों फिक्स हैं, रुके हुए हैं, इनके बीच में गति नहीं है, ये गति नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप इनका जल में घोल बना देते हो तो ये आयन गति करना शुरू कर देते हैं और इसी कारण से ये विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा के लिए, ज़रूरी ये नहीं है कि सिर्फ इसी टॉपिक के लिए आपको याद रखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो पदार्थ विद्युत का चालन करते हैं उनके अंदर गतिशील आवेशित कण होते हैं। तो जो हम आयनिक यौगिकों की बात कर रहे हैं उसमें आवेशित कण है आयन। लेकिन आप ये भी जानते हो कि जो धातुएं हैं, आप धातु और अधातु के बारे में स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो इस चैप्टर को, कि आपने ये भी पढ़ा है कि जो धातुएं हैं वो विद्युत की बहुत अच्छी चालक हैं। तो उनमें क्या है? उनमें तो आयन नहीं है। आयनिक यौगिक में आयन है, आवेशित कण हैं, लेकिन धातुओं में कौन से आवेशित कण हैं? धातुओं में है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, इसके ऊपर ऋणावेश है। और धातु के अंदर, धातु चाहे ठोस अवस्था में होती है लेकिन फिर भी उसमें ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये गतिशील होते हैं, इसलिए धातुएं विद्युत का चालन कर सकती हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया कि बहुत ज़रूरी है ये ध्यान रखना कि विद्युत का चालन करने के लिए किसी भी पदार्थ में गतिशील आवेशित कणों का होना आवश्यक है। अगर हम आयनिक यौगिकों की बात करें तो जब वो ठोस अवस्था में होते हैं तो उनमें आवेशित कण तो हैं, धनायन और ऋणायन, लेकिन वो गतिशील नहीं हैं। लेकिन जब हम उनका जल में विलयन बनाते हैं तो वो गतिशील हो जाते हैं। किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं
जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करने लगते हैं। जो 2 तारें मैंने बीकर के अंदर लगा दी थी, ठीक है, और उसको हमने सेल से जोड़ा था, तो आपने देखा होगा कि सेल के एक तरफ प्लस का साइन होता है, एक तरफ माइनस का साइन होता है। तो जो सोडियम क्लोराइड, 2 तरह के आयन हैं हमारे विलयन में, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। तो जो सोडियम आयन है ना, वो तो जाएंगे उस तार के पास जिसके ऊपर की जो ऋण आवेश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सोडियम पर है धन आवेश, तो वो किस पर जाएगा, वो जाएगा ऋण आवेश वाली तार के पास, और जो क्लोराइड आयन है उस पर ऋण आवेश है, इसलिए वो जाएगा धन आवेश वाली तार के पास, ठीक है। तो इसलिए जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है। लेकिन आयनिक यौगिक अगर पिघली हुई अवस्था में है, तो मैंने आपको बताया कि जल में विलयन अगर उनका है तब तो वो चालन करते हैं विद्युत का, लेकिन गलित अवस्था में भी विद्युत का चालन करते हैं। गलित अवस्था मतलब पिघली हुई अवस्था। अगर सोडियम क्लोराइड को पिघला लिया जाए तो भी वो विद्युत का चालन करेगा, लेकिन सिर्फ ठोस अवस्था में वो नहीं करेगा, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो ऊष्मा के कारण कमज़ोर पड़ जाता है। क्योंकि आप जब ठोस पदार्थ लोगे, ठोस सोडियम क्लोराइड लोगे, तो उसको गर्म करके ही तो पिघलाओगे, और उस ऊष्मा के कारण जो आपने उसको दी पिघलाने के लिए, उससे आयनों के बीच आकर्षण कम हो जाता है और इसलिए वो गति अवस्था में आ जाते हैं। इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको जल्दी जल्दी पूरा सारे इनके गुण बता देती हूँ। जो आयनिक यौगिक हैं ये ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, इन पर थोड़ा सा दाब डालने पर ये टूट जाते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इनको तोड़ने के लिए, उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा या ऊष्मा। ये जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन पेट्रोल या केरोसिन जैसे विलायकों में घुलनशील नहीं होते हैं। जब ये आयनिक यौगिक गलित अवस्था में होते हैं, यानी कि पिघली हुई अवस्था में होते हैं, या इनका जल में विलयन हम लेते हैं, तो ये विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि इनके आयन गतिशील अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन जब ये ठोस अवस्था में होते हैं आयनिक यौगिक, तो इनके आयन गति में नहीं आते हैं, इसलिए ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। तो ये थे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। अब इनके कुछ प्रश्न हैं, तो ये आपको प्रश्न मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। पहला है, सोडियम, ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में हम क्या करते हैं, जैसे मुझे सोडियम की लेनी है तो उसके लिए आप सोडियम का प्रतीक लिखोगे। और इलेक्ट्रॉन बिंदु का क्या मतलब है कि हमने इलेक्ट्रॉन को ना बिंदु के रूप में दिखाना है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 बिंदु, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बिंदु, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 बिंदु, इसी तरह से। और ये हमें कौन से इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, हमें दिखाने हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। आपको अगर याद हो तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो एक परमाणु होता है उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको विभिन्न कक्षों में हम वितरित करते हैं। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो जो अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनको संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उनको हम इसके चारों तरफ दिखाते हैं, इसके चारों तरफ। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा सोडियम और इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, तो मैंने एक डॉट दिखा दिया, यहाँ पर बिंदु दिखा दिया। तो ये है सोडियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब मुझे दिखानी है मैग्नीशियम की। आप इसको कॉपी में लिख सकते हो, बिल्कुल इसी तरह से ही मैं मैग्नीशियम की भी दिखाऊंगी। आप इसको नोटबुक में नोट कर लो, ठीक है। पॉज करके वीडियो को आप नोट कर सकते हो। अब मैं आपको मैग्नीशियम का बताऊंगी।
मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, मतलब इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है और इसके पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। इसलिए मैग्नीशियम के पास मैं 2 इलेक्ट्रॉन 2 बिंदु के रूप में दिखाऊंगी और ये है मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, इसको भी आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। और तीसरा हमसे पूछा हुआ है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का भी बिल्कुल वैसे ही परमाणु क्रमांक इसके लिए आपको याद होना चाहिए। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। पहले कक्ष में 2 से ज़्यादा नहीं आते हैं तो 2 इसमें चले गए, बाकी बचे 6। दूसरे कक्ष में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, लेकिन बचे कितने हैं? 6, तो 6 के 6 चले जाएंगे। अब ऑक्सीजन के संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो हमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में 6 इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ दिखाने हैं। तो आप इन 6 इलेक्ट्रॉन को 3 जोड़ों के रूप में दिखा सकते हो। अगर 8 हैं तो 4 जोड़े दिखा दो, 7 हैं तो हम एक यहाँ लगा देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें 6 हैं तो मैं 6 ही लगाऊंगी। इसलिए ये है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण दर्शाइए। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा मतलब कि आपको ये आयनिक यौगिक बनाकर दिखाने हैं। जैसा आपने मैग्नीशियम क्लोराइड का पढ़ा था ना, सोडियम क्लोराइड का, बिल्कुल वैसे ही ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। अभी एक बार मैं लास्ट वाला क्वेश्चन आपको बता रही हूँ कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो हमने अभी पढ़ा कि इन यौगिकों में अंतर आयनिक बल बहुत मजबूत होता है, अंतर आयनिक आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है और उसको तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इनके गलनांक उच्च होते हैं। तो आप ये बुक में ही है, आपको इसको आप मार्क कर सकते हो। ये है इसका, पहले आप क्वेश्चन लिखोगे कि इनका गलनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, अब मैं आपको ये क्वेश्चन बताती हूँ। सोडियम ऑक्साइड, पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड कर लेते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, इन दोनों की आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखनी पड़ेगी। मैग्नीशियम की अभी मैंने आपको बताई थी, तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या बन गई? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास। ऑक्सीजन की भी अभी हमने की थी, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या हो गई? ये 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब आप देख रहे हो कि दोनों के पास स्थिर होने के लिए, अपना उत्कृष्ट अपना अष्टक पूरा करने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 6 हैं इसके पास अंतिम कोश में और 2 और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? अष्टक इसका पूरा हो जाएगा। और जबकि मैग्नीशियम अगर ये दोनों छोड़ देगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इसलिए क्या करता है मैग्नीशियम, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है और इसका भी अष्टक पूरा, इसका भी अष्टक पूरा। पहले आपको सिर्फ इतना लिखना है जितना मैंने आपको ये बताया है, दोनों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखनी है। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो इसको, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद आपने क्या करना है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, जो मैं अब आपको बता रही हूँ आप वो डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन आपको समझाने के लिए कि आप समझ जाओगी कि कैसे करना है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। अब आपने मैग्नीशियम लिखना है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ दिखाओ। इधर आपने लिखना है ऑक्सीजन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ दिखाती हूँ, ऐसे इस तरफ नहीं दिखाऊंगी, इस तरफ नहीं दिखा रही। क्यों? क्योंकि इधर से तो मैग्नीशियम दे देगा। कहीं भी ले जा सकते हैं वैसे तो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ से आसान रहेगा दिखाना। तो ये भी इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया और ये इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आ गया। इससे ये बन जाएगा, बीच में आप यहाँ पर एरो लगा देना और उस तरफ आप लिखोगे मैग्नीशियम, ऐसे ही लिख दोगे आप। इस पर आ गया कितना आवेश? 2 पॉजिटिव, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया ना, जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतना धन आवेश आएगा। और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के तो दोनों संयोजकता इलेक्ट्रॉन चले गए, इसलिए हम इसके चारों तरफ कुछ नहीं दिखाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन के पास 8 हो गए, इसलिए हम इसके चारों तरफ 8 दिखाएंगे। और इस पर कितना आवेश आ जाएगा?
2 नेगेटिव। ठीक है, ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक बन गया ये। और फिर हम इसको एरो लगा कर लिखेंगे MgO, सिंपल ऐसे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपने सोडियम ऑक्साइड का करना है। अब आपको ऑक्सीजन का तो आपने सीख लिया कैसे लिखते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया ना कि मैग्नीशियम का पहले आपको लिखना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, फिर ऑक्सीजन की लिखनी है। ऑक्सीजन की आप सीख चुके हो, वैसे तो सोडियम की भी आपने सीख लिया है। तो मैं अब आपको सीधा इसका आयनिक यौगिक बनाकर दिखाती हूँ। अब आपने क्या करना है, आपका जो आयनिक यौगिक है ना उसका सूत्र है Na2O। सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो मैं ऑक्सीजन को बीच में रखती हूँ। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है इसके अंतिम कोश में, तो इसको मैंने इस तरह से दिखा दिया। ठीक, कैसे भी दिखा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको जोड़ों में ही दिखाना है या सिंगल सिंगल दिखाना है, कैसे भी दिखा सकते हो। एक सोडियम मैंने रख दिया इधर, और सोडियम की जो संयोजकता है वो है 281। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है अंत में, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको लगता है ना कि ये मिक्स हो रहे हैं, ऑक्सीजन की भी डॉट लगा दी, सोडियम की भी डॉट लगा दी, तो हम एक काम कर सकते हैं कि सोडियम के लिए हम क्रॉस लगा देते हैं और ऑक्सीजन के लिए हम डॉट लगा देते हैं। मतलब दोनों का ही एक है, इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं हम। तो ये सोडियम भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये भी इसको दे देगा। तो अब क्या बन जाएगा, अब बनेगा ऑक्सीजन। आपने इसके 8 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, और इस पर क्या आवेश आ गया, 2 माइनस, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया एक सोडियम से, दूसरा ले लिया दूसरे सोडियम से। उसके बाद इधर दिखाएंगे सोडियम जिसके पास एक भी नहीं है, इधर भी दिखाएंगे सोडियम, इसके पास भी एक भी नहीं है, और दोनों पर +1+1 आवेश। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। इस तरह से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, और लास्ट में आप इसको Na2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे Na2O एक ही बात है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है। पहले आपको, आप एक बार दोबारा से देखो, कंफ्यूज हो गए होगे, कम स्पेस में समझाया मैंने। पहले आपको ये बनाना है पूरा, ठीक है। उसके बाद आपको ये दिखा देना है, जब इलेक्ट्रॉन चले गए ना सोडियम से ऑक्सीजन के पास, तो सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस आवेश, और दोनों सोडियम अलग अलग हो गए, साइड में हो गए, उनके ऊपर 1-1 धन आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आयनिक यौगिक Na2। आपको ये क्वेश्चंस, आपको ये जो इनके गुण हैं इनको नोट करना है। आयनिक गुणों को अपने शब्दों में आप नोट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा आपको लास्ट में समझाया ना संक्षेप में, आप वही लिख सकते हो। आपको ये पूरा, जैसे ये काफ़ी बड़ा है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेन पॉइंट इनके लिखने हैं, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, और साथ ही आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। और आप इनको अगर लिख कर लर्न करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा ये। इसलिए आप कोशिश करो कि पहले तो आप इनको अपने आप से करो, किसी भी रेफरेंस बुक का यूज़ मत करो, अपने दिमाग से और वीडियो में से समझकर इसको नोट करो आप। ओके।